हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों वी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर कि जिन लोगों को बैक लगी है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे और जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना प्रोबेबिलिटी अधिक है, उनको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जो कि 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें से क्वेश्चन नियम से आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन दिस सजाइटल्स एंड कोरोनल प्लेन। सजाइटल्स एंड कोरोनल प्लेन क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर में आएगा। सजाइटल प्लेन क्या होता है? इफ़ द बॉडी इन एनाटॉमिकल पोजीशन, यदि हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में है। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब लुकिंग फॉरवर्ड एंड हैंड हैंगिंग आउटसाइड इसी तरह होते हैं। तो जो हमारा बॉडी होनी चाहिए, इफ़ द बॉडी इन एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन पर होगी तब उनमें से इट डिवाइड, तब जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहेंगे तब इट डिवाइड, तब हम डिवाइड करेंगे बॉडी को थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल्स एंड पैरेलल टू द मिड लाइन इज कॉल्ड सजाइटल। जब हम एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी बॉडी खड़ी रहेगी दोस्तों, मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो अगर आप यहीं खड़े हैं, एक बॉडी है, ये बॉडी है, तो मान लीजिए जब ये बॉडी है तो अगर हम इसी बॉडी, जो हमारा बॉडी है, अगर मान लीजिए हमारा बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन पे है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अपने बॉडी को हम ऐसे सीधे मिड लाइन से पैरेलल ऐसे अगर हम काटें, पैरेलल हम उसको डिवाइड करें, तो दिस प्लेन इज आल्सो कॉल्ड सजाइटल प्लेन। आप यहाँ पर देखिए साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे बॉडी यहाँ दिखाई दे रहा है कि बॉडी आपको इधर से देखो, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा सजाइटल प्लेन है, जो कि मिड लाइन से पैरेलल डिवाइड है बॉडी को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है, कोरोनल प्लेन क्या है। तो वही है, कोरोनल प्लेन क्या होता है, यह तब होगा जब इफ़ द बॉडी इज एन एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी रहे, तब जब हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन पर रहे, तब इफ़ इट इज डिवाइड, तब हमारी बॉडी को हम डिवाइड करें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट इज नो है, ऐसे डिवाइड करें कि हमारा बॉडी जो है एक इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे डिवाइड को हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। आप जो हम अभी यहाँ साइड पर आप देखिए एक इमेज आई है, इसमें देखिए जो देखिए बॉडी को कैसे मिड लाइन से डिवाइड किया गया है। हमारी बॉडी जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भाग में पार्ट में डिवाइड हो गई है। दिस डिवाइडेड इज ए कोरोनल प्लेन कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो यही हमारा सजाइटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन, जो कि आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो कि आ सकती है। तब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो कि बी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी के लिए, एचएपी फर्स्ट के लिए है। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या है? तो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट 2 टर्म दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा है कि क्या होता है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो दोस्तों जो हमारा ओस्टियोब्लास्ट होता है, इट इज ए टाइप ऑफ बोन, या एक टाइप ऑफ बोन का सेल प्रोसेस होता है। टाइप ऑफ बोन सेल, जो हमारे अंदर जो बोन के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसका प्रोसेस होता है, इन विच न्यू बोन फार्मेशन, वह ऐसा वर्क करती है कि न्यू बोन का फार्मेशन करती है ड्यूरिंग स्केलेटल डेवलपमेंट एंड रीमॉडलिंग। जब स्केलेटल मसल हमारा डेवलप होता रहता है तब उसको अधिक से अधिक सेल की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा सेल? बोन सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो वह जो बोन है उसको बोन सेल को बनाने का काम जो करती है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है। तो वही ओस्टियोब्लास्ट जो बोन सेल प्रोसेस होता है, इन विच न्यू बोन फार्मेशन होता है ड्यूरिंग स्केलेटल मसल अथवा रीमॉडलिंग। यदि कोई हमारा बोन में कोई दिक्कत हो गई हो तो उसको मॉडलिंग करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, तो ये होता है ओस्टियोब्लास्ट से। ओस्टियोब्लास्ट मतलब बी से मतलब बिल्डिंग मैंने बनाना, तो ओस्टियोब्लास्ट मतलब होता है इफ टाइप ऑफ बोन सेल इन विच न्यू फार्मेशन ऑफ बोन दिस कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट जो होता है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर एज बोन ब्रेक डाउन अथवा रिएब्जॉर्ब। ओस्टियोक्लास्ट जो होता है दोस्तों, या वे होता है ओस्टियोब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन सेल, और जबकि इसका ओस्टियोक्लास्ट मतलब होता है जो हमारा एज्ड बोन सेल होते हैं
उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है, अथवा रीअब्जॉर्ब ब्लड उनको बोन जो होते हैं उनको पुनः से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो नष्ट कर देती है। मतलब ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एज सेल का, एज बोन सेल का ब्रेक डाउन होता है। तो ओस्टियोब्लास्ट में ओस्टियोब्लास्ट में जो होता है हमारे बोन सेल का फार्मेशन होता है, न्यू बोन सेल का फार्मेशन होता है। ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, एज्ड बोन सेल का ब्रेक डाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो नष्ट करता है। ठीक है, दिस प्रोसेस, दो टर्म होते हैं जो कि एक ओस्टियोब्लास्ट है, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला, व्हाट इज ए कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। क्या होता है कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए हमने इसको ले लिया। कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म क्या होता है, तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे, या जो होता है एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है इन विच लार्ज सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब इन द ब्लड। क्या होता है, व्हाट इज ए कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो होता है दोस्तों मेटाबॉलिक पाथवे होता है। मेटाबॉलिक पाथवे दो प्रकार से होता है, एक कैटाबोलिज्म होता है, एक एनाबोलिज्म होता है। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म इट इज ए मेटाबॉलिक पाथवे होता है इन विच लार्ज सब्सटेंस, जो बड़े सब्सटेंस होते हैं, कैटाबोलिज्म मतलब उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको काटता है छोटे छोटे पार्टों में, एंड इसलिए काटता है ताकि वो पार्ट जो होते हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटा से काटना, बड़े सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे सब्सटेंस, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है ताकि हमारे ब्लड वेसल के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये हमारा कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म हम देख लेते हैं। एनाबोलिज्म जो होता है दोस्तों, एनाबोलिज्म हमारा क्या है कि एनाबोलिज्म क्या होता है, उसका उल्टा होता है। एनाबोलिज्म जो होते हैं बड़े जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में कंबाइन होकर लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। तो क्या है, इट इज ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स होकर फॉर्म करते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन सेल। नाम लिखिए उस पिगमेंट का जो कि हमारे रॉड एंड कोन सेल में पाए जाते हैं। जो हमारे रॉड सेल एंड कोन सेल होते हैं हमारे, उनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उनका नाम। तो रॉड सेल में जो होता है रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जो आपको पता होगा। रॉड सेल कोन सेल हमारे आई में पाए जाते हैं, रेटिना वाले पार्ट में। तो रॉड सेल में जो होते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जबकि कोन सेल में आयोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है इसकी, कि रोड सेल कौन सेल में पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों रोड सेल और कौन सेल के कारण हमें उसमें रंगीन दिखाई देती है, क्योंकि यही पिगमेंट जो होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करके विभिन्न प्रकार के पिगमेंट को आँख के अंदर सेंस कराने काम करती हैं। ठीक है, अब हमारा है अगला क्वेश्चन क्या, नेम द बोन प्रेजेंट इन द कार ईयर। क्या है, नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर, वह बोन बताइए जो हमारे ईयर में पाए जाते हैं। तो कौन है, मैलस है, इंकस है, स्टेपिस है। आपको पता है मैलस जो होता है हैमर शेप का आकार का होता है, शेप पर भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हैमर शेप कौन सी बोन होती है। ठीक है, एनविल शेप कौन सी बोन होती है, तो एनविल जो होता है इंकस होती है, स्टेपिस जो होता है स्टीरअप शेप को होती है, जो कि स्मॉलेस्ट बोन है इन द ईयर। सबसे छोटी बोन जो होती है हमारे शरीर के अंदर इन द बॉडी, तो वह स्टेपिस होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप स्टेपिस लिखेंगे, अथवा अगर पूछ सकता है नेम ऑफ द प्रेजेंट इन द ईयर, तो आप मैलस इंकस स्टेपिस लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्टिक डिस्क डिफाइन। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, डिफाइन करें, उसको बताइए। तो ऑप्टिक डिस्क जो होता है दोस्तों, द सर्कुलर एरिया इन द बैक ऑफ द इनसाइड ऑफ द आई वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट टू द रेटिना। मतलब यह जो होता है ऑप्टिक डिस्क जो होता है एक सर्कुलर गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, जो कि पाया जाता है हमारे आँख के पीछे रेटिना लेयर में, जो कि वहाँ पर जो होता है वैसा पार्ट होता है जहाँ पर हमारे नर्व होते हैं। ऑप्टिक नर्व, आपको पता है ऑप्टिक नर्व जो होती है हमारी आँख के रिलेटेड सारे मैसेज को कंट्रोल करती है। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है जो कि आकर रेटिना से कनेक्ट होती है, जुड़ती है रेटिना से आकर, वह भाग जो होता है वह भाग ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। मतलब रेटिना का वह भाग जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आकर अटैच होती है, कनेक्ट होती है, दिस पार्ट इज ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 7वां, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इन लिस्ट। राइबोसोम के फंक्शन को लिखिए, इन लिस्ट में करिए।
तो क्या है फंक्शन ऑफ राइबोसोम? फर्स्ट फंक्शन है राइबोसोम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे आप सबको पता है। दूसरा डिकोडिंग द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ mRNA, यह मैसेज को कोडिंग करता है mRNA के फॉर्म में। एंड तीसरा फंक्शन है हमारा इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA, या फॉर्मेशन ऑफ DNA RNA की हेल्प करता है। आपको पता होगा कि DNA फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ पर क्या रह रहा है? राइबोज यूज हो रहा है ना, वहाँ राइबोज क्या है? यही राइबोज है। राइबोज यही राइबोसोम से ही उसमें होता है, वहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है और न्यूक्लिक एसिड में सब राइबोसोम का यूज हो रहा है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों में राइबोसोम का काम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसको जब DNA रेप्लिकेट होता है तो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? नहीं, जो RNA इसमें राइबोसोम है वहाँ से वह क्या करता है? सेल से अटैच होकर वहाँ पर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड वहाँ से प्रोटीन को सिंथेसिस करके प्रोवाइड करता है उसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। वह नर्व होता है जो कि लार्जेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? तो क्वेश्चन दोस्तों, लार्जेस्ट नर्व कौन सी हमारे बॉडी के अंदर, जो कि 2017-18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। लार्जेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी वह है सिएटिक। यहाँ पर अगर आपको पता, अगर यस के बाद अगर सी आ जाए तो यस साइलेंट होता है, तो सिएटिक नर्व होता है इन लार्जेस्ट नर्व होता है इन ह्यूमन बॉडी। साइएटिक नर्व इज ए लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। साइएटिक नर्व याद कर लीजिए, लार्जेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी क्या होता है? साइएटिक नर्व होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारे दोस्तों, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ऑटोक्राइन एंड जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन एंड जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है, सेल सेक्रेट ए हार्मोन्स, मतलब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आपको पता है, सिग्नल मतलब अगर बॉडी सिग्नल दे रहा है तो किससे सिग्नल देगा? तो न्यूरोट्रांसमीटर से देगा अथवा हार्मोन से देगा। तो जब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है वो कैसे होता है? जब सेल सेक्रेट करता है हार्मोन्स अथवा केमिकल, हार्मोन सेक्रेट करेगा अथवा केमिकल सेक्रेट करेगा, अथवा मैसेंजर दैट केमिकल मैसेंजर सेक्रेट करेगा, दैट बाइंड टू द ऑटोक्राइन रिसेप्टर। तो वह ऑटोक्राइन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, दैट सेम सेल वह उसी सेल से जाकर अटैच करेगा, वह जहाँ पर इस हार्मोन्स के या इस केमिकल के रिसेप्टर पाए जाएंगे उस सेल पर, तब उसी सेल पर जाकर अटैच करेगा, वहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। सभी जगह इंफॉर्मेशन नहीं देता। अथवा लीडिंग टू चेंज इन द सेल, अथवा लीड करता है चेंज इन द सेल, अथवा चेंज जो कि सेल को लीड करता है किसी भी चेंजेस को। चेंज कोई भी सेल अगर अपने फंक्शन को चेंज करे, इसके मतलब है कि वहाँ पर एक्सेप्टर जाकर उस केमिकल उस सेल को अफेक्ट किया, वो सेल अपनी फंक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह ऑटोक्राइन मतलब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है दोस्तों एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इन विच क्या होता है, इन विच केमिकल सेक्रेट होता है। केमिकल जो होगा क्या कहते हैं, ब्लड के थ्रू या अदर के सेल ब्लड के थ्रू जाता है, वह वहाँ जाता है जब उस सेल के रिसेप्टर जो होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो वह रिसेप्टर उसको अटैच कर लेंगे। जब अटैच करेगा रिसेप्टर तो वहाँ पर क्या करेगा, वो सिग्नलिंग मैसेज वह सेल मैसेज पा जाएगा। बट ये तो लॉन्ग डिस्टेंस सेल के लिए है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अथवा वहाँ का जो न्यूरॉन होते हैं वह डायरेक्ट जाकर वहाँ अटैच करेंगे, तभी न्यूरॉन अगर सेक्रेट करेंगे मैसेज को, तब भी तो वहाँ पर कुछ डिस्टेंस रहेगी, तो वह उसके आसपास की नियर बाई सेल जो होती है वहाँ पर वह प्रभाव नहीं डालेगा, बस वही स्पेसिफिक सेल पर ही उसको डालना है। तो उसके लिए उसके पर रिसेप्टर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेल के लिए सिग्नलिंग होता है ऑटोक्राइन। जबकि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग जो होता है सेल सेक्रेट ए हार्मोन्स अथवा केमिकल मैसेंजर बिटवीन सेल अथवा सरफेस ऑफ द सेल। या जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है दोस्तों, आप एक शब्द याद करिए, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस सेल के लिए होता है, और जबकि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो नियर बाई सेल के लिए होता है। जैसे एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ, तो एक सेल जो होता है न्यूरॉन केमिकल सेक्रेट कर रहा है दूसरे सेल के लिए नियर बाई, अपने नियर बाई सेल के लिए नज़दीक के लिए सिग्नलिंग देना हो, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग होता है। तो अथवा तो वह उसके सरफेस पर तो उसके आसपास केमिकल सेक्रेट करेगा, जिससे वह डिफ्यूजन के द्वारा उसके पास पहुँच जाएगा, अथवा ऑस्मोसिस के द्वारा वहाँ पर पहुँच जाएगा सिग्नलिंग। क्योंकि यहाँ ज़्यादा वहाँ कम है तो उसके वो कम से ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट करेगा, तो इस प्रकार पहुँच जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की
किसी भी रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं हो, रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं होता तो किसी अन्य किसी मैसेज होता की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑटो क्राइन सिग्नलिंग जो होता है, जस्टा क्राइन सिग्नलिंग इतनी अंतर है कि ऑटो क्राइन सिग्नलिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। यहाँ पर जब कोई भी मैसेज छोड़ा जाता है तो वहाँ पर जाकर वहाँ पहुँचने के बाद वह रिसेप्टर से अटैच होता है और अटैच होकर क्या कहते हैं बाइंड करता है और वहाँ पर मैसेज इंटर करता है, तब सेल रिस्पॉन्स करती है। तो वहाँ पर इसमें कोई डिस्टेंस और टाइम लगता है इस रिस्पॉन्स पाने के लिए, जबकि जस्टा क्राइन जो होता है तुरंत नियर बाई से सेक्रेट होता है और तुरंत अपना परफॉर्म दे देता है। ठीक दोस्तों, ये होगा जस्टा क्राइन एंड ऑटो क्राइन सिग्नलिंग। व्हाट डू यू मीन्स हार्ट रेट, व्हाट डू यू मीन्स बाय हार्ट रेट, आप हार्ट रेट के बारे में क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हार्ट रेट क्या होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इट इज नो हैज हार्ट बीट, इज नो हैज हार्ट बीट मतलब द नंबर ऑफ हार्ट बीट मतलब नंबर ऑफ हार्ट बीट मतलब नंबर ऑफ धड़कन, हमारी कितनी धड़कन चल रही हैं इन पर मिनट, एक मिनट के अंदर जितनी बार हमारा दिल धड़क रहा है उसकी संख्या जो वही संख्या हमारी हार्ट रेट कहलाती है। ठीक दोस्तों, एक मिनट के अंदर आप काउंट करिए कि हम कितने बार हमारा दिल धड़क रहा है। जब आप काउंट कर रहे हैं एक मिनट के अंदर जितनी आपकी आई है तो वो जो आ रही है 60 या 100 एक मिनट के अंदर, वही आपकी जो होती है हार्ट रेट होती है। तो एक मिनट के अंदर कितनी रेट, जैसे कि आपकी स्पीड है ना, एक मिनट के अंदर कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड रेट आपकी कितनी है, तो वही है। ठीक दोस्तों, एक मिनट के अंदर आप कितना आपका हार्ट बीट हो रहा है उसकी संख्या हार्ट रेट कहलाती है। ठीक है, देखिए नॉर्मल रेस्टिंग रेट जो होता है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। अब क्वेश्चन हमारा आ गया दोस्तों 11वां, क्या है, राइट द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर, लिखिए, कह रहा है कि राइट द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जब हमारा बॉडी स्ट्रेस कंडीशन होती है अथवा रिलैक्स कंडीशन रहती है तो उसका जो प्राइमरी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है कौन कौन से सेक्रेट होते हैं। तो जब हमारा सिंपैथेटिक्स हमारा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक्स जो हमारे नर्वस होते हैं, नर्व होते हैं, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करते हैं, और हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, नर्व हैं, वो जो होते हैं कौन सा प्रकार की न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरी सेक्रेट करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो हमारे जो हमारे सिंपैथेटिक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है दोस्तों, वह एसिटाइलकोलाइन नहीं होता, वो उल्टा लिखा है, वो जो होता है नॉन एपिनेफ्रिन होता है। उसका पहला का सिंपैथेटिक का नॉन एपिनेफ्रिन होगा दोस्तों, और पैरासिम्पैथेटिक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा क्या कहते हैं एसिटाइलकोलाइन। ठीक दोस्तों, क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन होगा। तो उसी प्रकार जो होता है, देखिए दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेक्रेट करता है, सिंपैथेटिक नर्व सेक्रेट करता है एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेक्रेट करता है नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये दोस्तों जो हो गया है थोड़ा उल्टा लिख उठा है, आप इसका इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जो है आप यहाँ लिख लीजिए, इसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, वो थोड़ा गलती से हो गया था, ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों क्या होगा, ये जो होता है इसका सिंपैथेटिक नर्व जो होता है वो एपिनेफ्रिन सेक्रेट करता है। वह क्या करता है, वह जो होता है नॉन एपिनेफ्रिन सेक्रेट करता है। ठीक दोस्तों, और जो होता है पैरासिम्पैथेटिक जो होता है दोस्तों वह एसिटाइलकोलाइन सेक्रेट करता है, एसिटाइलकोलाइन सेक्रेट करता है। इसका मिस्टेक इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यार हमने ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर पूछा था, हमने सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर लिख दिए थे। तो ये जो एसिटाइलकोलाइन है सिंपैथेटिक में ये सेकेंडरी ट्रांसमीटर, जबकि ये पूछा है प्राइमरी ट्रांसमीटर। तो प्राइमरी ट्रांसमीटर जो होता है सिंपैथेटिक का वह है नॉन एपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक का प्राइमरी जो होता है वह है हमारा एसिटाइलकोलाइन्स। ठीक दोस्तों, ये होता है। अब हम बात देख लेते हैं कि एसिटाइलकोलाइन्स एंड पैरास और जो होते हैं नॉन एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या होता है, करते हैं सेक्रेट होते हैं तो हमारे बॉडी में। एसिटाइलकोलाइन जो होता है जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक्स में पाया जाता है, वो उसका फंक्शन होता है दोस्तों स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं उनको कंट्रैक्ट कराता है,
एंड स्लो हार्ट रेट, और हमारे हार्ट बीट को स्लो करता है। एंड डायलेट ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल की डायलेट करता है, उनकी साइज को बढ़ाता है। और जबकि हमारा जो है एपिनेफ्रिन जो कि सिंपैथेटिक में पाया जाता है, वह जो होता है अटेंशन करता है, ध्यान आकर्षित करता है, फोकस करता है, अथवा पैनिक एंड एक्साइटमेंट लाता है, मतलब उत्साह बहुत जनरेट करता है। ठीक है, पैनिक एंड एक्साइटमेंट आता है। ठीक दोस्तों, तो मतलब इसको कहते हैं आपको, इसको एक टर्म में मतलब स्ट्रेस कंडीशन में आपको लाएगा पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये हो गया दोस्तों, जिसको आप देख लीजिए, थोड़ा हार्मोन से इधर उधर हो गया। हार्मोन जो होता है नॉन एपिनेफ्रिन जो तो सिंपैथेटिक का है, और पैरासिम्पैथेटिक का एसिटाइलकोलाइन है, क्योंकि यह प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर पूछा है। ठीक है, तो अब देख लेते हो दोस्तों अपना क्वेश्चन 12वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द कार्डियक आउटपुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बैक हो या उस वाला हो जो कि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होता है, सब में आता है। डिफाइन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बारे में बताइए। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है दोस्तों, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्शन फ्रॉम ईच वेंट्रिकल्स एवरी मिनट। कार्डियक आउटपुट कहला है। कार्डियक आउटपुट दोस्तों क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि इजेक्शन हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल से एवरी मिनट, 1 मिनट के अंदर प्रत्येक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर निकल रहा है बॉडी के लिए, उस ब्लड की अमाउंट को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक दोस्तों, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि इजेक्शन बाहर जा रहा है ईच वेंट्रिकल्स एवरी मिनट, प्रत्येक 1 मिनट के अंदर वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को बाहर कर रहा है, इजेक्शन कर रहा है, दिस रेट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फार्मूला भी होता है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए और प्लस हार्ट रेट को गुणा करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो जितना आएगा हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। ठीक दोस्तों, इसका फार्मूला भी याद रख लीजिए, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो उसको आप देख लीजिए आप। स्ट्रोक वॉल्यूम में 17 ml नॉर्मल होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय द वेंट्रिकल इन वन कंट्रैक्शन। स्ट्रोक वॉल्यूम वह होता है, मतलब जब हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, वह वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम आप वेंट्रिकल्स, या मतलब स्ट्रोक माने स्टोर करना। तो वॉल्यूम हमारा वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को स्टोर करता है, और कितना स्टोर करने के बाद कितना एक दौर में कंट्रैक्ट होने के बाद बाहर कर रहा है, एक कंट्रैक्शन के द्वारा कितना ब्लड बाहर कर रहा है, उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल 70 ml होता है हमारा अमाउंट वेंट्रिकल्स कंट्रोल करता, स्टोर करता है, और वन कंट्रैक्शन के द्वारा उसको बाहर कर देता है जितना स्टोर करता है। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा है 13, इनलिस्ट द नेम ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है दोस्तों क्या है, एक्टिन है और मायोसिन। 2 प्रकार के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एक्टिन है, एक मायोसिन है। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा है अगला, गिव दी फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल इन स्किन। जो हमारे फंक्शन है, लैंगरहैंस सेल पाई जाती है स्किन के अंदर। लैंगरहैंस आइसोलेट इन पैंक्रियाज नहीं, वो नहीं है, ये लैंगरहैंस सेल है जो कि स्किन में पाया जाता है। लैंगरहैंस सेल जो होता है डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स बाय एनी माइक्रो इन्वायरमेंटल सब्सटेंस। क्या है, लैंगरहैंस सेल एक प्रकार का एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को एडॉप्ट करता है स्किन में, जो कि बाहरी फॉरेन मटेरियल से लड़ सके। क्या लैंगरहैंस सेल जो होता है वह डिटरमाइन करता है, वह पहचानता है कि सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल या सब्सटेंस इंटर कर दिया गया है, तो उसके जो इम्यून सिस्टम को होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को उसके प्रति एडॉप्ट करता है, उससे
उसके प्रति अनुकूल बनाता है, तो वो हमारे कौन करता है, वो लैंगरहैंस सेल करता है। उससे लड़ने के लिए जो प्रेरित करता है, बताता है कि वो कोई हमारे शरीर के अंदर इंटर कर रहा है स्किन में, तो वो कौन बताता है, वो हमारा लैंगरहैंस सेल बताती है, जो कि स्किन के अंदर पाया जाता है। और अगर कोई फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर स्किन के अंदर बैठ रहा है, इंटर कर रहा है, तो वो हमारे सेल को जो होता है सिग्नल, जो जिस सेल को सबसे पहले पता लगता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एडॉप्ट करती है अथवा सूचना देती है, उस सेल का नाम है लैंगरहैंस सेल। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रोल बताइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। तो इससे बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल अथवा फंक्शन जो होता है दोस्तों, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड या फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपको जैसा पता है कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वह फॉर्मेशन करता है हमारे लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का, जबकि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वह फॉर्मेशन करता है हमारे प्रोटीन का। ठीक दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। अब देख लेते हैं जो दोस्तों द प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन। अब इसका दूसरा फंक्शन है द प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। फर्स्ट है फंक्शन क्या का, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। तीसरा है एंड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो वर्क करता है। तीन फंक्शन हो गए, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन का सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख रहे क्वेश्चन हमारा 15 है। डिफाइन द ईसीजी। ईसीजी ग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ नहीं ग्राम है, सॉरी। अगर ग्राफ आप लिख देंगे तो इसका अर्थ दूसरा। ग्राफ जो होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताने के लिए ही इसको ग्राफ लिखा था, नहीं ग्राफ नहीं लिखते हम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है तो आप तो लिखेंगे इसको, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखूटा तो मतलब उस मशीन को बता रहा है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शो करता है, उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ना कि ईसीजी। ईसीजी का नाम होता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि उस एक्टिविटी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है ना। वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो मशीन यूज करती है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर ग्राम और ग्राफ में आ जाए तो आप अंतर, ग्राफ माने वो मशीन है, ग्राम माने जो अभी देखेंगे ग्राम क्या होता है। तो हमारा ग्राम क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह हमारा हार्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एक्टिविटी ऑफ हार्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल कैसे मतलब वर्क कर रहे हैं, कब कंट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट, कब आर्टरियम कंट्रैक्ट हो रहा है, कब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है, कब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। उसको अगर हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, ये आर्टरियम है, वेंट्रिकल्स है, तो दिस संरचना इज ए ईसीजी, उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। कि वही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देख लेते हैं कैसे हम उसको दर्शाते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है दोस्तों, तो पहली बात देखिए, इट इज़ एक्टिव सो ओसिलोस्कोप स्क्रीन, और जिस स्क्रीन में जिस मशीन का नाम है उसका तो नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिस डिस्प्ले दिखाई देता है उस डिस्प्ले का नाम है ओसिलोस्कोप स्क्रीन। ठीक दोस्तों, ओसिलोस्कोप स्क्रीन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, इट कंसिस्ट 5 वेव। हमारा जो ये हमारा उसमें जो होता है 5 वेव दर्शाए जाते हैं। फर्स्ट है पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स वेव एंड टी वेव। तो 1 3 4 है। ठीक दोस्तों, तो इतने 5 वेव पाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, पहला हमारा है पी वेव। क्या होता है, पी वेव जो होता है रिप्रेजेंट आर्टरियम सिस्टोल, या पी वेव जो होता है यह प्रेजेंट करता है कि हमारा आर्टरियम जो होता है, लेफ्ट आर्टरियम या राइट आर्टरियम, बोथ आर कंट्रैक्ट, दोनों आपस में कंट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ताकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में प्रवेश हो जाए। आर्टरियम जब सिकुड़ेंगे तो वेंट्रिकल में प्रेशर के साथ थोड़ा वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है,
तो फिल होगा। एंड पी वेव क्या होता है, रिप्रेजेंट आर्ट्रियम सिस्टोल, या दर्शा रहा है कि आर्ट्रियम अभी सिस्टोल हुआ है। एंड पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेव जो होता है रिप्रेजेंट वेंट्रिकल सिस्टोल, या क्यू आर एस ये जो कॉम्प्लेक्स ए है ये बता रहा है कि हमारा जो अभी वेंट्रियल है वेंट्रिकल्स है वो दोनों कंट्रैक्ट हो रहे हैं। यह बताता है पी वेव एट्रियम कंट्रैक्शन को बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव जो होता है वो बताता है हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन को। एंड टी वेव जो होता है रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डिस्टोल्स। एंड हमारा टी वेव जो होता है यह बताता है कि हमारा वेंट्रिकल्स जो है अभी कंट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हुआ, उसके बाद पी वेव फिर आ जाए, फिर ऐसे प्रोसेस लगातार हार्ट के में चलते रहते हैं। तो अगर यही हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होता और हार्ट अगर सिस्टोल ना होता अथवा डायस्टोल ना होता तो हार्ट कहाँ अपन फंक्शन आपको पता है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हार्ट सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है और उसी से पूरा ब्लड बाहर अंदर आता जाता रहता है। यही हार्ट का काम है। तो उसी हार्ट का जैसे कंट्रैक्ट कर रहा है, आर्ट्रियम कंट्रैक्ट कर रहा है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट रहा, फिर आर्ट्रियम रिलैक्स हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को ऐसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही ईसीजी कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 17 है 16 है। व्हाट डू यू मीन्स बाय हार्ट फेल? आप हार्ट फेल से क्या समझते हैं? तो हार्ट फेल होता है जो हार्ट फेल से क्या समझते हैं? इन दिस केस हार्ट डू नॉट पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टू दी बॉडी। इनएडिक्वेट मतलब इन दिस केस हमारा हार्ट फेल कब होता है? जब हार्ट जो होता है पर्याप्त मात्रा में जितनी हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है अगर उतना जो है ब्लड को सर्कुलेट नहीं करा पा रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो आवश्यकता से कम मतलब पंपिंग कर पा रहा है, जिसका मतलब हार्ट फेल हो गया अपने काम को करने के लिए। जैसे आप लोग फेल क्यों हुए? क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए था 30 और आपने पाया कोई 25, कोई 28, कोई 20। तो आपने काम तो कर रहे हैं, आप नंबर पा रहे हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम करना था उतना आप नहीं किए, तो आप अपने काम करने में फेल हो गए। तो उसी प्रकार हार्ट जो होता है हार्ट वर्क करता है हार्ट फेलियर में, लेकिन वो उतना नहीं कर पाता जितना कि बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है कि इन दिस केस हार्ट डू नॉट पंप इनएडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहा है अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डिफाइन दी वही लब साउंड क्या होता है? डब साउंड होता है। तो लब डब साउंड जो होता है दोस्तों आपको पता है, हमारे जब आप स्टेथोस्कोप लगाकर हार्ट पर लगाते हैं तो आपको साउंड आता है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। तो जो लब डब साउंड होता है वह क्या कैसे होता है, बॉडी के अंदर कब प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर? देखिए आपको पता है हार्ट के अंदर वाल्व पाए जाते हैं जो कि आर्टरियल वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं। तो आर्टरियल वेंट्रिकुलर वाल्व जब कंट्रैक्ट होता है, जब क्लोज होता है अथवा ओपन होता है, तो क्या कब ओपन होता है कब प्रोड्यूस होता है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है, हम आपको बता रहे हैं। तो दिस साउंड जब लब डाउन का प्रोड्यूस होता है, दिस साउंड प्रोड्यूस व्हेन आर्टरियल वेंट्रिकुलस वाल्व मतलब माइट्रल वाल्व जो कि बाइकस्पिड वाल्व होता है एंड ट्राइकस्पिड वाल्व इन क्लोज। जब आर्टरियम वेंट्रिकुलर को सेपरेट करने वाला जो होता है वाल्व जो होता है वो बंद होगा, क्लोज होगा, तब जो होता है आपको लब साउंड प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले आपको लब साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लब साउंड आपको प्रोड्यूस हो गया जब हमारा आर्टरियम वेंट्रिकुलर वाल्व जिसे ट्राइकस्पिड अथवा बाइकस्पिड जैसे माइट्रल वाल्व कहते हैं अगर बंद होंगे तो आपको लब साउंड प्रोड्यूस होंगे। अब अगर डब साउंड का प्रोड्यूस होता है तो दिस साउंड व्हेन प्रोड्यूस व्हेन आयोर्टा अथवा पल्मोनरी वाल्व क्लोज। जब आपका आयोर्टा अथवा पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा, मतलब जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा, तब आपको डब साउंड होगा। ठीक है, जो कि बाहर जाता है लंग की ओर जो हमारा ब्लड जाता है, तो वो वाला जब वाल्व बंद होगा, वो वाला वाल्व क्लोज होगा, तब जो होता है आपको डब साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे आयोर्टा पल्मोनरी वाल्व अथवा सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो लब साउंड का प्रोड्यूस होता है, डब साउंड का प्रोड्यूस आपको पता होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एनलिस्ट द टाइप ऑफ जॉइंट
टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में लिखिए, कितने प्रकार टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। पहले जॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, वह पॉइंट होता है वेयर टू अथवा मोर बोन, जहाँ टू अथवा मोर बोन मेंट आपस में मिलते हैं टुगेदर एंड उसके बाद मोमेंट में भी अकर, और मिलने के बाद आपस में मोमेंट को अकर करते हैं, मोमेंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। दिस मेंट अथवा पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट, वह पॉइंट वेयर टू अथवा मोर बोन मेंट टुगेदर एंड उसके बाद रिजल्टिंग मोमेंट अकर, और मिलने के बाद भी मोमेंट हो रहा आसानी से, दिस पॉइंट वह पॉइंट जॉइंट कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट। तो मेन जो होते हैं हमारे मेन जो होते हैं टाइप जो होते हैं बोन के जॉइंट जो होते हैं, 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है एंड साइनोवियल जॉइंट होता है। जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है आपको पता हुआ स्कल में पाया जाता है, या इमूवेबल जॉइंट होता है, मतलब या वहाँ पाया जाता है, वहाँ अटैच होता है जहाँ पर मूवमेंट ना हो। जैसे हमारे स्कल की जो बोन होती है उसमें मूवमेंट नहीं होता, तो उस वहाँ पर जो क्या कहते हैं जॉइंट हुआ वह फाइब्रस जॉइंट से हुआ, वहाँ पर जो आपस में अटैच हुआ फाइब्रस जॉइंट के द्वारा अटैच है, फाइब्रस के द्वारा। जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है स्लाइवर मतलब कुछ जो होते हैं हल्का फुल्का मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए बिटवीन वर्टिब्री, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है 26 है वो आपस में जुड़े होते हैं, स्लाइटली जो होती है मूवमेंट करते हैं स्लाइटली धीरे धीरे, तो वह मूवमेंट जो होता है दोस्तों आपका वह कार्टिलेजिनस मूवमेंट होता है। जबकि साइनोवियल मूवमेंट जो होता है आपको फ्रीली मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट जो होता है मतलब फ्रीली मूवमेंट होता है, आपको जैसे हैंड पे पाया जाता है, हैंड अपना आप 180 डिग्री सेल्सियस घुमा सकते हैं, पैर को 90 डिग्री तक फुल मूवमेंट करा सकते हैं, है ना। तो आप अपना हेड को आप रोटेट कर सकते हैं एंड दिस आप अपने थंब को रोटेट कर सकते हैं। दिस सब फ्रीली मूवेबल पॉइंट, मूवेबल जॉइंट है, यह सब साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। तो यह साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आते हैं जो कि फ्रीली मूवमेंट होते हैं। तो अब साइनोवियल जॉइंट देख लेते हैं, साइनोवियल जॉइंट के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट के प्रकार होते हैं दोस्तों वह है हिंज जॉइंट, दूसरा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, तीसरा है पायोड जॉइंट, चौथा है सैडल जॉइंट और पांचवा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कितने प्रकार के साइनोवियल जॉइंट, ये सब फ्रीली मूवमेंट होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई कम मूवमेंट करता है, कोई ज़्यादा मूवमेंट करता है, हाँ। तो उसके आधार पर इसको बांटा गया है, हिंज उसके आधार पर बांटा गया है कि कहाँ पर कौन सा बोन कम मूवमेंट करे, कहाँ से ज़्यादा मूवमेंट करेगा, उसके आधार पर आप साइनोवियल जॉइंट को बांट सकते हैं। हिंज जॉइंट में हिंज जॉइंट्स होता है, कार्डिलॉइड जॉइंट होता है, पायोड जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो हिंज जॉइंट में दोस्तों कहाँ पाया जाता है, बिटवीन फाइलेंसेस, हमारे जो हाथ हैं, एक हाथ दो हाथ, ये जो आपस में ये हल्का फुल्का अगर मूवमेंट कर रहे हैं या मूवमेंट जो होता है आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ अगर हम बंद कर लें, आप इस पार्ट को अपने इधर उधर नहीं कर सकते, अगर यहाँ बंद कर दे तो यह जो होता है आप ऊपर नीचे स्लाइडली मूवमेंट कर सकते हैं। या हिंज जॉइंट, यहाँ जो जॉइंट पा रहा है यहाँ पर हिंज जॉइंट है। जब कॉन्डिलाइड जॉइंट दोस्तों मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन, हमारे मैंडिबल बोन होता है और टेम्पोरल दोनों आपस में स्लाइटली मूवमेंट करते हैं। आप जब बोलते हैं तो वहाँ जो मूवमेंट पाया जाता है वहाँ कॉन्डली जॉइंट मूवमेंट पाया जाता है। जबकि पायोड जॉइंट क्या होता है दोस्तों, हेड रोटेट ऑन द एटलस, हमारा हेड जो होता है रोटेट करता है 306 डिग्री। यह जो होता है हमारा क्या होता है, यह हमारा जो होता है दोस्तों एटलस जॉइंट, वो पायोड जॉइंट होता है जो कि एटलस के ऊपर रोटेट करता है। ठीक है, मतलब अगर हमारा एटलस हो गया तो हमारा सिल जो होता है इसी के ऊपर जो होता है ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। ठीक है, आप तभी चारों कहते हैं, आप घूम कर देख लेते हैं एक जगह खड़े होकर, तो एटलस नामक बोन पर या रोटेट करता है वह, इस प्रकार का जो रोटेशन है वह पायोड जॉइंट के अंतर्गत पाया जाता है। और सैडल जॉइंट दोस्तों, सैडल जॉइंट वह पाया जाता है जैसे कि हमारा हाथ थंब है, थंब जो होता है वह अगर आप देखिए तो थंब जो होता है आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं थंब को। थंब जो होता है चारों कैटी अप्रॉक्सीमेटली चारों कैटी मूवमेंट कर रहा है, फुल मूवमेंट कर रहा है, ऐसा ऊपर नीचे आगे बाएं दाएं। लेकिन बट ये मूवमेंट जो होता है, ये आगे आप अपने उंगली को आगे पीछे नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप बस आगे पीछे कर सकते, ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते। और आपका उठा ऐसे फुल मूवमेंट कर रहा है,
तो यह मॉडल इस प्रकार का जॉइंट जो होता है, जो फुल मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर, इस प्रकार का जॉइंट जो होता है वह सैडल जॉइंट होता है। ठीक दोस्तों, थंब आपके लिस्ट का थंब है सैडल जॉइंट का होता है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दोस्तों, हिप हो गया, आपका शोल्डर हो गया, आपके शोल्डर आपकी हाथ है, हाथ जो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल मतलब एक बॉल होगा आपको दोस्तों, एक बॉल है और आपका एक बॉल है और आगे सॉकेट का एक बोन आएगा, आप ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद ये मूवमेंट जो होता है फुल मूवमेंट करती है लगभग। तो ऐसा मूवमेंट जो होता है दोस्तों, जो इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, इस प्रकार के मूवमेंट को हम हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल होता है, एक सॉकेट में आकर दोनों आपस में ऐसे फिट हो जाते हैं। जिस प्रकार के जॉइंट जो होता है दोस्तों आपका कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसका एग्जांपल हिप एंड शोल्डर, आपके शोल्डर हाथ है आपका, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। आपका हिप मतलब पैर वाला, जहाँ पैर अटैच हुआ है वहाँ पर आपके जो वो उसको हिप कहते हैं, वहाँ की जॉइंट जो होते हैं, आपका पैर भी रोटेट कर लेता है अप्रॉक्सीमेटली 180 है ना, तो 180 डिग्री सेल्सियस, तो 180 डिग्री, तो वो भी हमारा बॉल एंड सॉकेट के अंदर आता है। तेज बोन का जो टाइप ऑफ जॉइंट होता है उसके बारे में हमें बता दिए। टाइप ऑफ फाइब्रस, कार्टिलोजिनस एंड साइनोवियल। उसमें साइनोवियल जो होता है हिंज, कैंडोलाइट एंड पायोड एंड सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। आपको इसे याद कर लीजिएगा, वो कहाँ पाया जाता है, कौन मूवमेंट करता है, किस जगह पाया जाता है। और इसी तरह अगर लॉन्ग में भी आता है, अगर आपको इतना पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप वो लॉन्ग में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन दी RH फैक्टर, अब आगे हमारा RH फैक्टर क्या होता है, तो इट इज़ ए हेरिटेंस प्रोटीन। RH फैक्टर जो होता है दोस्तों, या एक हेरिटेंस प्रोटीन होता है, या एक प्रोटीन होता है दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। हमारा RH फैक्टर जो होता है इट इज़ ए हेरिटेंस प्रोटीन, या एक हेरिटेंस प्रोटीन होता है दैट कैन प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे RBC सेल के सरफेस पर, RBC के सेल के सरफेस जो होता है वह प्रेजेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल, या इम्पॉर्टेंट रोल करता है ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन में। अगर आप ब्लड आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें जो आपको ब्लड मिलाया जाता है RH फैक्टर, RH नेगेटिव फैक्टर, RH नेगेटिव पर्सन ब्लड दे सकता है, अथवा RH पॉजिटिव पर्सन RH पॉजिटिव पर्सन को ब्लड डोनेट अथवा ट्रांसफ्यूज कर सकता है। तो इस प्रकार के जो RH फैक्टर, ये इसका काम होता है RH फैक्टर का। RH फैक्टर जो होता है दोस्तों एक प्रकार प्रोटीन होता है जो कि हमारे RBC के सेल के सरफेस पर पाया जाता है। और इसका वर्क क्या होता है, मेन रोल जो होता है दोस्तों, अगर आप ब्लड को डोनेट करें तो वहाँ पर आपके RH फैक्टर को मिलाया जाता है कि RH फैक्टर इसका क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला होगा, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव वाले को उसको डोनेट अथवा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा 20 है, टर्म ऑफ हेमाटोपोइसिस, जो कि 20 नंबर, जो कि हमारा 2 नंबर वाला एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि टर्म ऑफ हेमाटोपोइसिस क्या होता है। तो अगर आप इसको हम ब्रेक डाउन करें, हीम माने दोस्तों होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, या हेमाटोपोइसिस जो होता है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसका जिसमें से हीमा प्लस पोइसिस, इट मीन्स होता है फार्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस मतलब फार्मेशन ऑफ ब्लड का जो फार्मेशन जो सेल करती हैं उस सेल को हम हेमाटोपोइसिस, उस प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस कहते हैं। और जो कि जो सेल ब्लड का फार्मेशन करती है उसे हम हेमाटोसाइट सेल कहते हैं। और जो या फार्मेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसे हेमाटोपोइसिस कहते हैं। या प्रोसेस होता है इन विच RBC फार्मेशन ब्लड फार्मेशन होता है, तो हेमोपोइटिस होता है, मतलब हीमोग्लोबिन का फार्मेशन होता है। हीम होता है तो हीमोग्लोबिन अथवा RBC का फार्मेशन होता है, तो ब्लड का फार्मेशन होता है, ब्लड ही लिखिएगा। इन दिस स्टेप ब्लड फार्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोपोइसिस। और वह सेल जो ब्लड को बना रहे हैं उसे हेमाटोसाइट कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप आशा करते हैं आपको अगर इतना 20 क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो हम ये भी आशा कर सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे पूरा से, अगर यही नहीं अगर आपको इतना पता होगा, अगर आपको किसी के बारे में पता है तो आप अगर 7 नंबर में सेक्शन C में भी आ रहा है तो आप अगर आपको उसके बारे में आपको नॉलेज बेसिक नॉलेज है तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। 2 नंबर में अगर 20 क्वेश्चन आप तैयार करके आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन के बारे में बेसिक नॉलेज है आपको। जैसे कि वो अगर पूछेगा लॉन्ग में तो आप उसमें कुछ ऐड करके अपना
वो कुछ आप बढ़ा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप 7 नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उतना नॉलेज होना चाहिए ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। 2 नंबर आपको, अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होंगे आपके 7 सेक्शन सी में 7 नंबर वाले में, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, बट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कंटेंट, अथवा जितना लिखिए अगर इतने भी लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा, जैसे आपको अभी हम पढ़े टाइप ऑफ जॉइंट इतना पर्याप्त है जितना भी लिखे हैं इस 7 नंबर के। लेकिन थोड़ा आपको बताना फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाया जाता है और इसमें कौन कौन से उसको चित्र फिगर वो बनाकर आप आराम से 7 नंबर पा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी के लिए आपको क्या होता है। हमारा जो सेक्शन बी है दोस्तों, सेक्शन बी के लिए उनमें क्वेश्चन तैयार किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको वही तैयार करके जाइएगा। और इसका वीडियो जो है वो हम ऑलरेडी अपने FD फार्मेसी चैनल जो आप देख रहे हैं अभी, उसमें हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। जब इसका सेशनल जो चल रहा था सेमेस्टर तभी हम अपलोड किए, वहाँ से आप इजी जाकर पढ़ सकते हैं। तो हम बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के लिए। सेक्शन पहले बी के लिए देखते हैं। पहला सेक्शन बी के लिए आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ब्लड कोगुलेशन आपको सेक्शन बी के लिए आपको तैयार करके जाना ही जाना है, उसको आना ही आना है। ठीक है, अगर वो सेक्शन सी बी में नहीं आया तो सेक्शन सी में उसको आना है, कुल मिला के आना है। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन आपको पढ़ना, मतलब अगर हमारी चोट लग जाए तो थक्का कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके पूरा डिटेल में डिफरेंट स्टेज पूरे मैकेनिज्म हैं उसको पढ़ना, हमने पढ़ाया रेडियो, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो, 7-8 मिनट का वीडियो होगा। एंड ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम, आप सेल आपको सेल के स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्या कहते हैं गाल्जी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इस सबको आपको दिखाना पड़ेगा। लाइसोसोम, ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा, उसका सब नॉमिनिंग करने पर उसके बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। हाँ, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैसे एक सेल से मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे एक सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है कैसे बाहर जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में आपको बताना है। और उसी देख लेते हैं ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। अब उसी जो होता है आपको ड्रा करना होगा एक नीट माने स्वच्छ क्लियर एंड लेबल से मतलब उसको लेबलिंग करना, नाम सही से आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, आप हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है एंड एक्सप्लेन इन दी डिटेल कार्डियक साइकिल, और आपको कार्डियक साइकिल भी बताना है क्या होता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड के लिए होता है, जिनमें से 0.4 सेकंड जो होता है वो रेस्टिंग कंडीशन होता है, 0.4 सेकेंड में हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उसके बारे में भी हमने अपने वीडियो पर अपलोड किया है, प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्कस इन द डिटेल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेस अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही है जो कि सेक्शन है क्वेश्चन बी में आया था, वही आप तैयार कर देंगे, वही है। एंड ये क्या है, डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ डायग्राम, आपको आई पढ़ के जाना है। डिस्कस अबाउट ऑफ एनाटॉमी, उसकी बाहरी संरचना आई में क्या क्या होती है, क्या होता है, आइरिस क्या होती है, सिलरी बॉडी क्या होती है, लेंस क्या होता है ना, कॉर्निया क्या होती है, इसके बारे में आपको सबको पढ़ना होगा एनाटॉमी। उसके बारे में रेटिना क्या होगा, हाँ रेटिना क्या होता है, उसके बाद सब पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी ऑफ आई, आप आई को विजन के रूप में आ सकता है, विजन माने भी आई होता है, नाम बदल कर आ सकता है। अगले दाव जो सेमेस्टर में आया था ना वो विजन के रूप में आ गया था, आधे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि विजन आ गया और विजन माने आई होता है, तो आप ऐसा कंफ्यूज होना, आई को ही विजन भी कहा जाता है, विजन के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, आई के डायग्राम बनिए, उसके फिजियोलॉजी मतलब कैसे प्रकाश जा रहा है सेल के अंदर, इंटर करता है आई के अंदर, उसके बाद कैसे जाकर रेटिना पड़ता है, रेटिना से कैसे हमको फिगर दिखाई देता है, उसके बारे में पूरा फिजियोलॉजी हो कि वो भी हम पढ़ा कर देने अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एंड डिफाइन द सेल डिवीजन, डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीजन इन डिटेल, डिफाइन सेल डिवीजन कैसे होता है, डिस्कस अबाउट द सोमैटिक सेल डिवीजन
इन डिटेल्स। सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब एक सेल डिवीजन क्या है, पेरेंट सेल से डाटर सेल का फॉर्मेशन सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को ही सोमैटिक कहा जाता है, वही नाम बदल के पूछ गया, आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है। सोमैटिक सेल डिवीजन को ही माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन कहा जाता है, एंड मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। उसके पूरा मैकेनिज्म है, पहला है प्रिपरेशन फेज में G1 फेज, एस फेज, G2 फेज है। उसके बाद इंट्रा फेज में आपको जाना है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीरो फेज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, तब आपको नंबर मिलेगा। ये सब दोस्तों जो होता है, ये सब मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यही 5 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, आपको विश्वास दिलाते हैं इसी 5 क्वेश्चन में कोई न कोई 2-3 क्वेश्चन आपको फंसना ही है, ठीक है। और बाहर से कोई आएगा नहीं, है ही नहीं, सिलेबस में आएगी कहाँ से, है ही नहीं है, तो आपको इसी को पढ़ के जाना है, ठीक दोस्तों। हम कोई वो नहीं बता रहे हैं, और सिलेबस बचे नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जाना है। अब सेक्शन सी में क्या है दोस्तों, सेक्शन सी में आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में तो आपको इतना क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जिनमें से अगर कोई स्किप करना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसको 3 थी, और चौथा आपको विजन। इतना तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, और कोशिश करना 5वां पढ़ लेना, और अगर बीच में कोई स्किप करना चाहते हैं कर देना एक आधी, ठीक है। लेकिन इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े हो तभी वीडियो जाकर देख लेके आपके पास पर्याप्त समय आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कब पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है जब पढ़िए आपको समझ में आना चाहिए। बस आप रटेंगे तो आप रटने में कन्फ्यूज हो जाएंगे, समझिए। उसके बाद वहाँ फिगर अपने दिमाग में बनाइए, और उसके बाद वहाँ पर याद करिए तो फिगर आएगा, और फिगर में क्या क्या वही लिखना है, ठीक है। अब सेक्शन सी क्या होता है, सेक्शन डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। अब हियरिंग मतलब ईयर माने ईयर माने कान होता है। अब यहाँ पर हियरिंग लिख दिया है। अब आपको आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईयर होता है, हियरिंग क्या होता है। तो डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी। ईयर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म कैसे हमारे साउंड हमारे ईयर में प्रवेश करता है, आउटर ईयर पार्ट में, उसके बाद मिडल लेयर कैसे मिडल में बोन में माइलस का स्टेप इससे कहले, फिर कोक्लिया में जाता है। कोक्लिया में क्या कौन से सेल होते हैं जो कि एम्पलीट्यूड साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे नर्व को सूचना पाए तो फिर ब्रेन समझ पाता है या आवाज़ आ रही है। तो यह पूरा फंक्शन आपको पढ़ना होगा, इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्फ एंड सर्कुलेशन। डिस्कस करिए डिटेल में लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ सर्कुलेशन क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना। आपको पता है लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैसे सर्कुलेट होता है। जैसे ब्लड बह रहा है, ब्लड के बहते ब्लड के वेसल से लिक्विड सेक्रेट हो जाते हैं, ब्लड बाहर हो जाते हैं। तो उसी लिक्विड जो सेक्रेट हो रहे हैं, जो ब्लड मतलब वाटर सेक्रेट हो रहा है, उस वाटर को लिम्फ वेसल जो होते हैं कंट्रोल मतलब लेते हैं। उसके बाद उसको कैच करके वो ब्लड में आगे जाकर फिर जुड़ के ब्लड में वाटर जो सेक्रेट हो रहा है उसको जाकर उसी में फिर सर्कुलेट कर देती हैं। यही फंक्शन होता है। और ये जो होते हैं इम्यून सिस्टम को इम्यून करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बारे में हमने चर्चा किया है। उसके बाद मेन कुछ आप 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। आप एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, आप लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे सब बोन पाए जाते हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस, और एपिफाइसिस पार्ट होता है एंड मायोफाइसिस होता है और डायफाइसिस होता है। बीचे में क्या कहते हैं, एलो कैविटी पाई जाती है और ओस्टियोसाइट सेल पाया जाता है। जनरली सब और बोन मैरो पाया जाता है हर एक बोन में। वही बोन होता है, लॉन्ग बोन वही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो लॉन्ग बोन को बनाकर उसका नॉर्मल कर लेना है। उसके बाद उसके बारे में यूज कर लेना, उसका हेल्प क्या करता है। गूगल पर आप सर्च करेंगे, फिगर अच्छा आ जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद राइट ए नोट ऑफ ब्लड ग्रुप। और उसके बाद राइट करिए ए ब्लड ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के ओथा पर आप नोट लिखिए, मतलब आप उसके बारे में कुछ लिखिए। कितने प्रकार ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ओ है ना, होता है ना, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उसके बारे में डिटेल करिए। एक इसको कौन सर्वजाता है, कौन सर्वग्राही, आपको पता है। ए बी जो होता है सर्वग्राही, वो सबसे ब्लड ले सकता है। ओ जो होता है सर्वदाता, वो सबको ब्लड दे सकता है।
है ना। यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी होता है, सब होते हैं। इसके बारे में आपको उसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस दी फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।